नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। तो बिहार इस समय चर्चा के केंद्र में है। बिहार की सियासत की चर्चा दिल्ली से लेकर बिहार और पूरे देश में हो रही है। वजह है नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता। नीतीश कुमार अचानक से जिस तरह सक्रिय हुए हैं, जून में लगातार उनकी चर्चाएं रही कि कभी वो कैबिनेट में जो वहां पर मंत्रिमंडल का हिस्सा है उन मंत्रियों से मिल रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम से मिलते हैं, कभी अपने करीबियों से मिलते हैं, कभी दूसरे मंत्रियों से मिलते हैं, यानी जेडीयू कोटे के मंत्रियों से लगातार उन्होंने चर्चा की, मुलाकातें की, सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगा। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की खुला अधिवेशन बैठक बुलाई और उसके बाद से उनकी सक्रियता पिछले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई है। यानी नीतीश कुमार सक्रिय, और नीतीश कुमार की जो ये सक्रियता है वो बेचैनी बढ़ा रही है बीजेपी की, मोदी सरकार की, सम्राट सरकार की। आप सभी जानते हैं कि क्यों हो रही है उन्हें ये बेचैनी, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर भेजना, राज्यसभा भेजना, इसके पीछे की सिर्फ एक वजह थी, वो ये थी कि जेडीयू को धीरे धीरे कमजोर किया जाए राज्य में और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरी तरह अपना कब्जा जमाया जाए। बीजेपी पूरी तरह से बिहार में अपना कब्जा जमाने, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को यह संदेश दे दिया था, यह आश्वासन दे दिया था कि वो भले ही राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन बिहार पर उनकी नजरें रहेंगी, सरकार पर उनकी नजरें रहेंगी। और जैसा कि नीतीश ने कहा था वो वैसा कर भी रहे हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों हमने चर्चा भी की थी, इसी कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि कैसे नीतीश कुमार अचानक ही बिहार सरकार की परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से मिल रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। यानी बिल्कुल उसी तेवर में या कहें उसी तरह से, उसी भूमिका में नीतीश कुमार एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं, जिस भूमिका में वो तब थे, जिस रूप में वो तब थे या जिस तेवर में तब थे जब वो सीएम हुआ करते थे। अब नीतीश कुमार सीएम नहीं है, फिर भी डिप्टी सीएम के साथ जाकर इस तरह से परियोजनाओं का निरीक्षण करना सवाल तो खड़े करता है। और इसीलिए जब बीजेपी सरकार की बेचैनी बढ़ी है, मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ी है कि बिहार को अपने पास लाकर भी वो पूरी तरह बिहार को अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, तो अब एक बड़ा प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को बिहार से दूर करने के लिए अब उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, क्योंकि खबर है कि कुछ ही दिनों में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आप जानती है विस्तार पेंडिंग चल रहा है, कुछ मंत्रालय हैं जिन्हें अभी मोदी कैबिनेट में जिनका विस्तार होना है, नए लोगों को जोड़ना है, जिसमें कई लोगों के नाम की चर्चा है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की है। तो क्या है बीजेपी का प्लान? क्यों नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से निकालकर केंद्र में व्यस्त करना चाहती है बीजेपी? इसी सब पर हम करेंगे चर्चा आज, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका स्वामी जी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, कि इस बार बिहार में लेकर उनकी सक्रियता जो है उसको लेकर चर्चा कुछ अलग है। बीजेपी बेचैन है, बीजेपी परेशान है और इसीलिए एक बड़ा प्लान बना रही है। क्या लगता है आपको कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी की इस चाल में फंस जाएंगे या नीतीश कोई खुद ही खेला कर देंगे बीजेपी के साथ? क्या कहेंगे आप? देखिए अंशिता, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार एक बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं जी, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव उनके बाद में कहते थे कि उनके पेट में दांत हैं जी, उनके पेट में दांत हैं। देखिए, नीतीश कुमार को यह पता है कि राजनीति में अगर आप अपनी न्यूसेंस वैल्यू को खत्म कर दें तो उसके बाद लोग आपको छोड़ देते हैं। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे आप देखा, जितने लोगों के साथ हुआ, बीआरएस के साथ हुआ, बीजेडी के साथ हुआ, अकाली दल के साथ हुआ। अकाली दल उस समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही जी, जब तक कि किसान आंदोलन चल रहा था। बाद में उन्होंने फिर अपने को अलग किया जब उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं और इनको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है जी। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है, नीतीश कुमार को पता है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो बिहार की जनता से जुड़े हुए हैं और कम से कम 35% लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं जाना चाहते और लालू प्रसाद यादव के साथ भी नहीं जाना चाहते। वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी एक सेकुलर इमेज भी बना रखी है और उन्होंने जो एक प्रकार का नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है और मुसलमानों को भी साथ रखा है, तो नीतीश कुमार ने अपनी न्यूसेंस वैल्यू बना रखी थी। ये बात उन्हें पता है और ये बात उन्हें भी पता है कि अगर उनकी न्यूसेंस वैल्यू एक खत्म हो गई तो उनको किनारे कर दिया जाएगा। जैसे बाकी आज आप देख रहे हैं, बीआरएस खत्म हो गई, वाईएसआर कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेडी खत्म हो गई, जेजेपी खत्म हो गई। भाई जेजेपी के ये जो अपने चौटाला साहब थे, दुष्यंत चौटाला, ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इनके 10 एमएलए थे, इस बार एक भी एमएलए नहीं आया, खुद भी उनकी जमानत जब्त हो गई।
तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि न्यूसेंस वेल रखना। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है उन्हें मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा जी। और अगर मान लीजिए उन्हें मंत्री बना रहे तो मंत्रालय कोई ना कोई तो देंगे ना। अगर उन्हें ऐसा मंत्रालय दे दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नीतीश कुमार, फिर तो उनके जो वोटर्स हैं उनको मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार को इन्होंने मंत्रालय तो दिया लेकिन ऐसा मंत्रालय दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए उनको रेल मंत्रालय मिल गया, भाई अगर रेल मंत्रालय मिल गया तो आपको पता ही है लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्रालय में थे तो उन्होंने बिहार के अंदर सारी अपनी जो गुडविल कमाई थी केवल इसलिए कि वो रेल मंत्री थी और बिहार के थे, वही ममता बनर्जी ने किया था। और मानी बात है कमलापति त्रिपाठी थे तो उन्होंने भी बनारस के अंदर बड़ी सारी ट्रेनें चला दी थी। तो जो भी, लेकिन कौन सा मंत्रालय मिलेगा, अब वो मंत्रालय मानी बात है उस मंत्रालय के माध्यम से जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की वो बात करते हैं उसके लिए वो सारा प्रयास वहां जाके कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा यह है अपने बेटे को तो उन्होंने मिनिस्टर बनवाई दिया, स्वास्थ्य मंत्री बनवाई दिया है जी, लेकिन वो बिहार की जनता से कटना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता से कटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें किनारे कर देगी। और इसीलिए संजय झा और ललन सिंह वगैरह बाकी लोग जो हैं वो नीतीश कुमार की इज्जत करते हैं कि नीतीश कुमार चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीद ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए हैं और जो ईबीसी और अति दलित वोट है उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए वो लालू प्रसाद यादव के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव बेट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव बेट है। तो देखिए अब तो मंत्रालय हो जाए तो पता चले किसको किया। आप तो ये भी सुन रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का उन्हें छुट्टी होने वाली है जी। तो मैं इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो जाएगी। भाई क्या ये दंड हुआ कोई, अंशिता ये कोई दंड हुआ भाई जिसकी वजह से 18-19 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, जो कह रहा है मैं दोषी हूं जी, मेरी वजह से ये हो गया, आई एम गिल्टी, और गिल्टी होने के बाद केवल आप पद से हटा दें। माने कोई एसएसपी या डीजी जो है वो गोली मार दे, खुलेआम वीडियो ओपन फायरिंग कर दे और लोगों को मार दे, उसके बाद कह दे मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अरे इस्तीफा देना कौन सा दंड है भाई, या मंत्रालय से निकाल देना कौन सा दंड है। ऐसे आदमी को तो फांसी भी चढ़ाई है जिसकी वजह से ये हुआ। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तभी तो मुझे शक था कि ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो एक ही डिमांड पे चल रहे हैं, अब वो उधर कह रहे हैं सोनम वांगचुक 2 दिन के बाद मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। उन्होंने कहा ठीक है हमने मंत्रालय से हटा दिया, अब जाइए अपना बोरिया बिस्तर उठाइए अपने घर जाइए। अरे ये कौन सी डिमांड है भाई, ट्रांसफर कर दीजिए या इनका इस्तीफा ले लीजिए या इस्तीफा दे दें, ये कौन सी डिमांड है भाई। आपने अगर क्राइम किया है और ऐसा क्राइम किया है, नेग्लेक्ट किया है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का जिम्मा दे दिया और उसको इंक्लूड करने के लिए आप सारी रिलैक्सेशन आपने दे दी, उसकी वजह से 17-18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद आप ऐसी डिमांड रख दीजिए जो मोदी जी पूरी कर लेंगे और आप घर चले जाएंगे और मोदी 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 करने लगेंगे। तो नीतीश कुमार भी अपना खेल खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपना खेल खेल रही है। अब जैसे चंपत राय का भी इस्तीफा हो गया और वो अपने अनिल मिश्रा साहब का भी, अरे यार इस्तीफा यार, डकैती पड़ गई, चोरी पड़ गई। नपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि वहां पे चोरी नहीं डकैती हुई है, आप उनका इस्तीफा लेके तिश्री मान रहे हैं, ये कौन सा दंड हुआ भाई। बिल्कुल दंड कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही बात है, ये बहुत सही बात आपने कही है स्वामी जी कि क्या सिर्फ इस्तीफा लेना ही सॉल्यूशन है, बल्कि इससे क्या इस्तीफे के साथ साथ और क्या हो रहा है। बिल्कुल इस्तीफा जरूरी है क्योंकि पूरी जनता मांग रही है इस्तीफा, इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इस्तीफे के साथ साथ और क्या एक्शन हो रहे हैं ये भी तो एक बड़ा सवाल है। टेलीग्राम पर एक्शन लिया गया, वो जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि टेलीग्राम तक अगर पेपर पहुंचा, नीट पेपर लीक की अगर हम बात यहां कर रहे हैं स्वामी जी, तो अगर टेलीग्राम तक पेपर खुद से तो नहीं पहुंच गया होगा। तो यहां पर सही जगह पर सही डिसीजन यहां पर लेना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपने धर्मेंद्र प्रधान की जैसे बात की है स्वामी जी, तो ये भी इग्नोर नहीं की जा सकता। आज जिस तरह से पीएम मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिन की, और उसमें इस तरह से लिखा है कि आपका जो काम है वो सराहनीय है, वो तो जनता देख रही है कितना सराहनीय काम है उनका। नहीं, इसका माने तो मोदी जी भी दोषी हैं जी। अगर एक 17-18 बच्चों की आत्महत्या हो जाती है उसके बाद भी मोदी जी अगर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका माने मोदी जी का भी हाथ है उसके अंदर। देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए रिजाइन करना या पद से हटा देना कोई दंड नहीं है, जेल जाना चाहिए ऐसे आदमियों को भाई। यही तो देखिए राहुल गांधी भी मांग रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी में मांग रही थी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, जब आप किसी बड़े पद पे बैठे हुए हैं और आप कोई ऐसा काम कर जिसकी वजह से लोगों की हत्या, मान लीजिए ये भरत तिवारी के साथ हुआ है बिहार के अंदर, भाई भरत तिवारी को सीधे सीधे गोली मारी गई, पिस्तौल उसने फेंक दी, उसके बाद भी उसको गोली मारी गई। आपने उस दरोगा का ट्रांसफर कर दिया, अरे सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंशन कोई दंड है क्या?
सस्पेंशन में उसे आधी तनख्वाह मिलेगी, 2-3 महीने के बाद आप देखिएगा उसका प्रमोशन के साथ उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। भाई उसके खिलाफ तो कठोरतम दंड प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको एफआईआर होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए और प्रशासन को यह तैयारी करनी चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तब तो अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी। भाई अगर मान लीजिए मैं पुलिस अधिकारी हूं तो क्या मैं किसी को गोली मार दूंगा उठा के? भाई जैसे एक डकैत का एक वो होता है कि डकैती डालने में जो दंड मिलता है या मर्डर करने में दंड मिलता है, तो अगर मैंने वर्दी पहनी हुई है तो मैं कोई कानून से ऊपर थोड़ी हूं, मुझे भी वही दंड मिलना चाहिए। अगर राम जन्मभूमि के अंदर डकैती पड़ी है नपेंद्र मिश्रा के हिसाब से, अब तो ये भी कह रहे हैं आपके उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैंने 1 करोड़ रुपए दिए थे और एक चांदी का मुकुट दिया था, मुझे उसकी रसीद नहीं मिली। वो रसीद किसने नहीं दी? वो चंपत राय ने नहीं दी। चंपत राय इसलिए छूट जाएंगे कि साहब बड़े आदमी हैं, आरएसएस के बड़े आदमी हैं और वो किसी को रसीद नहीं देंगे और सब कुछ हजम कर जाएंगे और इस्तीफे के बाद ये कौन सा दंड हुआ भाई? अरे कम से कम 10 साल जेल तो रहो भाई। एक दूसरा आदमी 100 रुपए की चोरी करता है, 100 रुपए की चोरी पे आदमी जो है वो जेल के अंदर चला जाता है और वहां पे सारी यातनाएं सहता है, और यहाँ पे हमारे भगवान श्री राम के मंदिर में हमारी आस्था की चोरी डकैती हो गई। आप कह रहे हैं कि साहब इन्होंने इस्तीफा दे दिया काफी, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए या इनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाना चाहिए। ही शुड गो टू जेल। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होना चाहिए, ये तो सभी मांग कर रहे हैं और उसके बाद उनको लेकर इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इस पर तो खैर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की भी हो रही है कि नीतीश कुमार अगर मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो क्या जेडीयू इससे खुश हो जाएगी, क्या नीतीश कुमार इससे खुश हो जाएंगे? यानी बीजेपी जो डैमेज कंट्रोल और दूसरी तरफ बिहार की सत्ता पर जो पूरा अपना कंट्रोल चाह रही है, क्या ये एक तीर से जो 2 निशाने लगाने की बीजेपी की कोशिश है, क्या उसमें उसे कामयाबी मिलेगी? नहीं, डिपेंड करता है उन्हें मिनिस्ट्री कौन सी मिलती है जी। मान लीजिए एग्रीकल्चर मिल जाए, रूरल डेवलपमेंट मिल जाए जी, इरिगेशन मिल जाए, या मान लीजिए उन्हें रेल मिनिस्ट्री मिल जाए, अरे वो हर 5 दिन के बाद बिहार जाके बैठ जाएंगे। भाई अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर है अपना टूर प्रोग्राम तो खुद ही बनाएंगे ना, वो कोई प्रधानमंत्री थोड़े उसे सैंक्शन करेंगे, कोई आपको परेशानी थोड़ी है। जाएंगे और बिहार के गांव गांव जाके आप बताएंगे कि यहाँ ये करो वहां करो। मान लीजिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट उनको दे दिया जाए, वो गांव गांव जाके अपना क्षेत्र जाके बताएंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है, ये तो बात पता चलेगी उन्हें मंत्रालय कौन सा मिल रहा है। जैसे उनके बेटे को जो मंत्रालय मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय, तो बड़ा मंत्रालय है ना जी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर वो अच्छा काम करते हैं तो ही कैन प्रूव दैट ही इज ए गुड लीडर जी, और अगर नहीं प्रूव कर पाएंगे तो मानी बात है कि, लेकिन नीतीश कुमार को मंत्रालय कौन सा मिलेगा, अनइम्पोर्टेंट मंत्रालय मिलेगा या इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिलेगा? जो भी मंत्रालय मिलेगा, नीतीश कुमार को अगर खराब मंत्रालय मिला, अनइम्पोर्टेंट मिला, तो मानी बात है कि उनको आप खुश नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिल गया तो बिहार के अंदर अपनी जड़ें और मजबूत कर लेंगे, तो उनका नुकसान कैसे होगा जी। यानी हर तरह से फायदे में ही है नीतीश कुमार, और बीजेपी सोच रही है कि उन्हें राज्यसभा लाकर या बिहार की राजनीति से बाहर लाकर बीजेपी ने अपना फायदा कर लिया, या बीजेपी फायदा देख रही है लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप स्वामी जी? बिल्कुल, देखिए सही बात यह है कि बाकी जितने लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके, देखिए सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहा आज की तारीख में? कोई भी क्षेत्रीय दल देखिए, सबसे ज्यादा फायदे में नीतीश कुमार रहे। भाई नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 20 साल। अच्छा 20 साल में 2 बार वो चले गए आरजेडी के साथ भी, तो आरजेडी के साथ गए तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि बेटा ज्यादा बाएं दाएं करोगे तो मैं आरजेडी के साथ चला जाऊंगा और तुम्हें बिहार के अंदर घुसने नहीं दूंगा। तो उन्होंने बीजेपी को घुसा भी लिया, अपनी भी संख्या पूरी कर ली, और अपने को, क्यों आपको पता ही है जब इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी 5 जगह ऐसी थी जहां आरजेडी कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया जा रहा था। नीतीश कुमार ने वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फोन करके कहा कि ये 5 सीटों में बेईमानी अगर हुई तो मैं तुम्हें देख लूंगा, ये 5 सीटों में आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को जीतने देना, अगर तुमने गड़बड़ की तो देख लूंगा। वो 5 सीटें आरजेडी कांग्रेस को चली गई, वरना बीजेपी अपने ही बल पे सरकार बना लेती और जेडीयू को बाहर कर देती, नीतीश कुमार को बाहर कर देती। तो नीतीश कुमार बड़े खेले हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए वो हर चीज का, लेकिन वो जानते अगर उनकी न्यूसेंस वैल्यू खत्म हो गई, अगर वो अनुपयोगी हो गए, जैसे आज के तारीख में आप देखिए, अब वो साहब हमारे वो थे अजीत पवार साहब, वो तो चलिए दिवंगत हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, उनका कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ी दूर जाना था और उसके अंदर बताते हैं विस्फोट हो गया, कैसे वो
वहां पे अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसमें एक एक्स चीफ मिनिस्टर चले गए। तो लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि खाए पिए आदमी, और भारतीय जनता पार्टी उनको इग्नोर भी इसलिए नहीं कर सकती। भाई भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में वोट बैंक कौन सा है? सवर्णों का वोट बैंक है। वो कितना है? 12-14% है। और लालू यादव के पास भी 30-32% का वोट बैंक इंटैक्ट है। जो असली वोट बैंक है, जो ईबीसी का वोट बैंक है, अति दलित का वोट बैंक है, और कुछ मुसलमानों का भी वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है, वो नीतीश कुमार की वजह से आ जाता है। नीतीश कुमार इस चीज को कैसे भुला दें? वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे कम कर दें? जी, और यही वजह है कि वो लगातार बार बार क्या है बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय किए हुए हैं। खबर तो ये भी है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो उनका बेटा है उसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, ऐसी भी खबरें हैं। वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी के साथ उनकी राजनीति ग्रो हो, उनके जो बेटा है निशांत कुमार, उनकी राजनीति, क्योंकि वो चाहते हैं कि निशांत कुमार अलग से अपनी पहचान बनाए, और जिस जेडीयू को एक तरह से बीजेपी की तरफ से कमजोर करने की या खत्म करने की जो कोशिशें चल रही हैं, यानी जेडीयू की जड़ें काटने की बीजेपी जो प्लानिंग कर रही है, वो बीजेपी ना कर सके। यानी बीजेपी सोच रही है कि वो नीतीश के साथ खेला कर रही है, लेकिन असल में नीतीश कर रहे हैं बीजेपी के साथ खेल। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो यही लगता है नीतीश कुमार खेला कर रहे हैं जी भाई। नीतीश कुमार देखिए बिल्कुल पिवटल पॉइंट पे हैं। अगर 2029 के चुनाव में या 2027 के उत्तर प्रदेश का चुनाव आप ले लीजिए, अगर 2027 के पहले नीतीश कुमार खेला कर जाएं और यूपीए के साथ आ जाएं, मान लीजिए, तो मानी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी बेल्ट है, कम से कम 50-60 सीटें ऐसी हैं जो कुर्मी डोमिनेटेड हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कुर्मी डोमिनेटेड सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसके अंदर। भाई एक यादव बेल्ट है, एक कुर्मी बेल्ट है, और एक जाट बेल्ट है, और एक ब्राह्मण बेल्ट है जो ईस्टर्न यूपी के अंदर है। तो ये जो कुर्मी बेल्ट है, ये नॉर्मली यादव को वो करती है, टक्कर देती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फिर वो पल्लवी पटेल है, उसकी अनुप्रिया पटेल है, अनुप्रिया पटेल की वजह से कुर्मी उधर बहुत चले जाते हैं। तो अगर नीतीश कुमार मान लीजिए 27 के पहले इधर आ गए, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पलट जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव पलट जाएगा तो पूरा 2029 का चुनाव पलट जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो शतरंज का खेल है, वो उत्तर भारत पे डिपेंडेंट है। उत्तर भारत का ये डिपेंडेंट है उत्तर प्रदेश और बिहार में। वहां पे करीब करीब हर कास्ट जो है पता है कौन कहां जाने वाला है। कुर्मी इतना ज्यादा डोमिनेटेड क्लास है, कम से कम 50-60 सीटों पे। अगर ये 100% बीजेपी की तरफ से 100% समाजवादी पार्टी या यूपीए की तरफ आ गए, मतलब नीतीश कुमार के आने की वजह से, तो खेल पूरा पलट जाएगा। दिल्ली भी पलट जाएगी और लखनऊ भी पलट जाएगा। तो नीतीश कुमार अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं खोना चाहते। जी बिल्कुल, और इसीलिए शायद बीजेपी अब इस पशुपेश में है, कह सकते हैं कि फंसी हुई है कि उन्हें कमजोर मंत्रालय दे या मजबूत मंत्रालय। जैसे कि आप कह रहे हैं स्वामी जी की, मतलब अगर कमजोर देंगे तो भी उनके लिए फायदा है, और मजबूत दे दिया तो भी उनके लिए फायदा है। यानी हर तरह से नीतीश को ही फायदा होने जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो उनको होम मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए। अमित शाह साहब के स्थान पे नीतीश कुमार को होम मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए। भाई हमारे देश के अंदर जो सेकुलरिज्म कमजोर होता जा रहा है, हिंदू मुसलमान के दंगे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान में देश बढ़ता जा रहा है। तो अगर मान लीजिए उसके अंदर नीतीश कुमार होम मिनिस्टर बन गए, तो उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये सेकुलरिज्म और भारतीय जनता पार्टी की तोहमत जो लगती है कि वो हिंदू मुसलमान भेद करती है और मुसलमानों के साथ अन्याय करती है, वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार की इमेज भी खत्म हो जाएगी, वो तो बढ़ जाएगी। वो तो कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो सेकुलरिज्म है, संविधान में सेकुलरिज्म है, और बिल्कुल मुसलमान इक्वल पार्टनर्स है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी रिकमेंडेशन मोदी जी माने, तो नीतीश कुमार को होम मिनिस्टर बना दें, अमित शाह साहब को एचआरडी मिनिस्टर बना दें। जी, तो मतलब बीजेपी की जो कोशिश है कि अगर उन्हें बिहार की राजनीति से अलग करना है, दूर करना है, जिसकी कोशिश में लगातार बीजेपी लगी थी। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं अपनी वैल्यू कराना, और नीतीश कुमार ने करवा ली थी, क्योंकि आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव की जब तैयारियां चल रही थी और पूरा चुनाव जो है मोदी के फेस पर, मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा था, नीतीश कुमार का कहीं नामो निशान नहीं था। जेडीयू की तरफ से बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दीजिए मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन आखिरी समय तक बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद
नीतीश कुमार ने अकेले फिर जेडीयू के लिए काम करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा पीएम मोदी की रैलियों में भी नीतीश कुमार नहीं जा रहे थे, वो उन सीटों पर फोकस कर रहे थे जो जेडीयू के कोटे की सीटें थी। यानी नीतीश कुमार ने अपने आप को फिर उस कंडीशन में ला दिया कि बार्गेनिंग पावर उनके हाथ में रहनी चाहिए, और उसका असर यह हुआ कि आखिरकार बीजेपी को सीएम नीतीश को ही बनाना पड़ा, जबकि बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर आई थी। तो आज फिर उसके बाद बीजेपी ने एक पूरी पटकथा लिखी और उन्हें राज्यसभा भेजा है, लेकिन उसमें भी बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी पूरी प्लानिंग करने के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ। भाई देखिए, नीतीश कुमार ने जो सही बात है कि अपने वोट बैंक से संबंध नहीं तोड़ा जी। अच्छा, उन्होंने, अच्छा ये भी बड़ा है, अब जैसे मानी बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी नित्यानंद राय जो है वो मुख्यमंत्री बने। नित्यानंद राय का नाम करीब करीब फाइनल हो चुका था। ये तो नीतीश कुमार ने ही कंडीशन लगाई कि नहीं, नित्यानंद राय नहीं बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि सम्राट चौधरी की प्रवृत्ति क्या है जी। भाई देखिए, अगर किसी मैच्योर्ड आदमी को बनाते हैं, नित्यानंद राय मैच्योर्ड आदमी है, फिर यादव हैं जी। भाई नित्यानंद राय के साथ फायदा यह है, यादव हैं तो यादव वोट बैंक लालू प्रसाद यादव को टूटता अगर नित्यानंद राय बन जाते जी। लेकिन वो अच्छा होम मिनिस्टर के खासम खास भी हैं, अमित शाह साहब के अंडर में वो रहते हैं। अच्छा, लेकिन वो सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने इसलिए बनवाया, वो जानते हैं नीतीश कुमार को डिसलॉज करना बहुत आसान है और नित्यानंद राय को डिसलॉज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, सम्राट चौधरी ने वो गड़बड़ी कर भी दी जो उनसे आशा थी। 3 महीने के अंदर ही उन्होंने वो भरत तिवारी का एनकाउंटर करके पूरे ब्राह्मण समाज को अलग कर दिया। अब हिंदू कंसोलिडेशन की बात करते हो और एक ब्राह्मण का एनकाउंटर कर देते हो। फिर वो एक फिल्म कलाकार हैं, उनके बड़े भाई का वहां पे बिल्कुल जानलेवा हमला हो गया। तो ये तो एक प्रकार से मैसेज चला गया ना, ये तो सवर्ण विरोधी लोग हैं, तो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। इसका नुकसान केवल बिहार में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल उत्तर प्रदेश में ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वैसे ही अयोध्या राम मंदिर मामले पर फंसी हुई है बीजेपी, और वहां पर भरत तिवारी का एनकाउंटर पूरा असर यहां पर पड़ेगा। तो यहां पर बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई यहां पर दिखाई दे रही है, फंसी हुई दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच में ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो या नीतीश को मंत्रिमंडल में लाने की बात हो, ये सारी कहीं ना कहीं बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश है। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि चंपत राय के इस्तीफे की खबर, या जिस तरह से जो अब अयोध्या राम मंदिर में जिस तरह फंसी है बीजेपी, क्योंकि कल तक यही सवाल हो रहे थे कि जब पूरी तरह चंपत राय इस पूरे मामले में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो फिर आखिरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। तो उस पर भी अब बीजेपी ने एक तरह से ये इस्तीफे वाली बात खबर आ गई है सामने, और उसमें एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अब खबर ये भी चल पड़ी है कि धर्मेंद्र प्रधान को शायद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं, जिस तरह से राष्ट्रपति से मुलाकात की है पीएम मोदी ने, उसके बाद चर्चा चल पड़ी। वहीं अब बात आई नीतीश कुमार को लेकर, तो नीतीश कुमार की सक्रियता लगातार बढ़ रही है बिहार में, ये देखा ही जा रहा है। पिछले दिनों रिपोर्ट कार्ड मांगी सरकार की, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि पूरी तरह से बिहार में सक्रिय होंगे। अब बिहार में सक्रिय क्यों होंगे ये हर कोई जानता है, और उसी को अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जेडीयू की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, शायद मंत्रिमंडल में उन्हें जगह देकर। लेकिन यहां लगता है कि पेच मंत्रालय पर जरूर फंसेगा। क्या कहेंगे स्वामी जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उन्हें अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए, होम मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, या रेलवेज मिलना चाहिए। उनको यही सब विभाग मिलने चाहिए। अच्छा, ये धर्मेंद्र प्रधान का जो मसला है, एक तरफ मोदी जी उनकी बड़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद में तो उनके देखिएगा सारे प्रवक्ता आके गोदी मीडिया में क्या कहेंगे जी। वो कहेंगे ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान की तो बड़ाई की थी मोदी जी ने, उनकी बुराई कहाँ की थी, हो गए सुसाइड हो गए तो हो गए। अब ये रिशफल तो होता ही रहता है। जैसे आईएएस अफसर्स के लिए कहा जाता है ना, ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, ट्रांसफर हो गया, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है। मोदी जी ने उन्हें नहीं लिया मंत्रिमंडल में, उनका प्रेरोगेटिव था। लेकिन दंड तो तब होता ना जब उसी दिन, जिस दिन लोगों ने कहा था कि ये कर्मण्य आदमी है, इनकॉम्पिटेंट आदमी है, इसको हटाइए, उसी दिन। लेकिन मोदी जी ने उसकी बड़ाई कर दी, और उसमें रिशफल करना तो उनका अधिकार है। तो ये कांग्रेस जनता पार्टी में टाइम फिक्स हो जाएगी और सबको टाइम फिक्स हो जाएगा। ये बात जरूर है, सुन रहे निर्मला सीतारमण को एचआरडी मिनिस्टर बना रहे हैं, और उन्होंने वित्त मंत्रालय का जो हाल किया है, और उसके बाद वो एचआरडी मिनिस्टर बनेंगी। चलिए, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये तो बड़ा कांटों का साज है ना आज के तारीख में। जो भी एचआरडी मिनिस्टर बनेगा, एक भी पेपर लीक हुआ तो जनता फिर चालू हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी वाइज तो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी है। उन्होंने केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं की, उन्होंने बच्चों के रोजगार की बात की, पेपर लीक की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की, उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की बात की। जी,
बिल्कुल, उन्होंने बताया कि कितना खर्चा करता है छात्र एक पेपर देने के लिए ही, एक पेपर से ही कितना सरकार के पास रेवेन्यू पहुंचता है, लेकिन बदले में जनता को क्या मिल रहा है, उस छात्र को क्या मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और जिसके चलते लोगों की जान चली जा रही है। और उन्हीं लोगों के लिए जब न्याय मांगा जा रहा है, सरकार से अपील की जा रही है, तो सरकार की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि वो तो आतंक फैला रहे हैं, एक तरह से आतंकवादी उनको कहा जा रहा है दूसरे नामों को ले लेकर। तो ये सारी चीजें यहां पर बता रही हैं कि अभी जो है मोदी सरकार पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बात यहां पर नीतीश कुमार को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ाए हुए हैं। भले ही उनको सीएम की कुर्सी से हटाकर राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन वो बार बार बीजेपी को ये याद दिला रहे हैं कि वो बिहार में है, बिहार में ही रहेंगे, बिहार उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। क्या ऐसा कोई मैसेज देने की कोशिश है? और एक सवाल ये है यहां पर स्वामी जी कि अगर एक बार को मान लिया जाए कि मंत्रिमंडल मिल जाता है नीतीश कुमार को और मन पसंदीदा मंत्रिमंडल भी मिल जाता है जो वो चाहते हैं, बीजेपी उनके सामने नतमस्तक भी हो जाती है, एक बार को ऐसा मान भी लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी आपने बताया ही, और ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। तो अगर एक बार को मिल भी जाता है तो क्या नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से आउट करने में सफल हो पाएगी बीजेपी? क्या नीतीश कुमार फिर बिहार से अपना ध्यान हटाएंगे या रहते हुए फिर बिहार पर और ज्यादा फोकस करके बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ाएंगे, यानी बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार को अच्छा मंत्रालय अगर मिल गया तो नंबर एक वो अपनी जो बार्गेनिंग पावर है उसको बढ़ाएंगे जी। वो बिहार से अपने संबंध और ज्यादा बढ़ा देंगे, बिहार की टूरिंग और बढ़ा देंगे और बिहार की जनता को मैसेज देंगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि वो जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन करा दिया, डिलिमिटेशन बिल पास हो गया, तो उत्तर प्रदेश और बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर एक डिसाइडिंग फैक्टर नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि आज ही की तारीख में 120 सीटें हैं उत्तर प्रदेश बिहार मिला के। अगर वो मान लीजिए 250 हो गई, अब 250 का माने 1/4 सीटें तो उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर हो जाएंगी, तो उन सीटों के अंदर नीतीश कुमार विल बी ए डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, इधर आ जाएंगे यूपीए के साथ तो यूपीए को फायदा होगा, तो अपनी कीमत बढ़ाएंगे। कोई राजनीतिक अपने बच्चे के भविष्य थोड़ी खराब करेगा। अगर मान लीजिए वो बिहार से कट जाएंगे तो उनके बेटे को भी देखिएगा, निशांत कुमार को भी 2-4 महीने में निकाल बाहर करेंगे, तो वो अपनी जो उनका जनता से कनेक्ट है उसको वो खत्म नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि यही फायदा उठाया एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे ने जनता से कनेक्ट बनाए रखा, उसकी वजह से आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी उन्हें किनारे नहीं कर पाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो उनको बनाने ही पड़ा ना। अब बाकी देखिए वो आए थे, क्या नाम था पंजाब के जो नहीं अमरिंदर सिंह नहीं, ये जो मंत्री बने थे अभी राज्यसभा के, उनका भी टाइम खत्म हो गया, उनको भी घर वापस भेज दिया। फिर एक कुरियन साहब थे केरला के, उनको लाए थे, उनको मंत्री बनाया था, राज्यसभा दिया था, उनका काम खत्म हो गया, उनको भी एक्सटेंड कर। तो कुरियन साहब भी चले गए, इधर ये बिट्टू भी चले गए, तो ऐसे ही अपना किनारे करते रहेंगे। तो जनता से अगर आपका कनेक्ट रहेगा, बिट्टू का क्या है जनता से कनेक्ट है, इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट का हार गए, तो उन्होंने राज्यसभा बुला लिया, उनको मंत्री बना दिया। तो नीतीश कुमार इतनी गलती नहीं करेंगे, वो जनता से कनेक्ट बनाए रखेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए अगर बात की जाए तो समीकरण बदलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के हाथ में ही बाजी रहेगी या फिर बीजेपी जो उनके खिलाफ प्लान बना रही है वो भारी पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें नीतीश कुमार ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये तमाम चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बड़े सवाल के साथ कि नीतीश कुमार जो प्लान कर रहे हैं वो भारी पड़ेगा या बीजेपी जो प्लान कर रही है वो भारी पड़ेगा, यानी नीतीश खेला करने जा रहे हैं या बीजेपी, इस सवाल के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और एक नए सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।